अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो पॉइंट्स पर बात करेंगे। एक तो मैं आपको नगरोटा वाक़े का फॉलो बताऊंगा, उसमें भी एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। और इसके अलावा इस्लामिक ताउन तंजीम का इजलास कल होने जा रहा है नाइजर में। उसमें शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो है वो नियामे पहुँच चुके हैं, तो उसकी तफसीलात भी मैं आपको बताऊँगा कि इस्लामिक ताउन तंजीम के इस वज़ीर ख़ारजा के इजलास का एजेंडा क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं हम जिस चीज़ का फॉलो अप गुज़श्ता कुछ वीडियो से हम ले भी रहे हैं, और वो है नगरोटा इनकाउंटर। उसमें फॉलो अप ये आया है कि अब मोदी सरकार ने उन आवाज़ों को खामोश कराना शुरू कर दिया है जो कि हिंदुस्तान में रह के मोदी सरकार के ड्रामे को जो है वो बेनकाब करती थी। मोदी सरकार के ड्रामों और प्रोपेगेंडों के हवाले से बात करती थी। वो लोग खुलकर बात करते थे मोदी के ड्रामों के हवाले से, और जो उनका एक प्रोपेगेंडा मिशन है अपने हमसायों के ख़िलाफ़, उसको जो है वो दुनिया के सामने लाने वाली आवाज़ों को अब मोदी सरकार ने खामोश कराना शुरू कर दिया है। इसमें बड़ा नाम था डॉक्टर अशोक सवामी का, जो कि हमेशा से ही ट्विटर पर बड़े एक्टिव रहते थे। और जब गुज़श्ता साल पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके बाद भी उन्होंने मोदी सरकार के जो कारनामे हैं, मोदी सरकार की जो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं, उनको जो है वो उन्होंने बेनकाब किया। जब वो इस हवाले से बात कर रहे होते थे तो ट्विटर पर बड़ी तादाद में भारतीय उनके खिलाफ जो है वो कमेंट्स में आते थे और उनको बुरा भला कहते थे कि आप भारत में रहते हुए आप पाकिस्तान की ज़ुबान बोल रहे हैं, आप देशद्रोही हैं, ये है वो है। तो इस तरह के इल्ज़ामात का उनको सामना करना पड़ता था, लेकिन वो हमेशा सच्चाई को प्रमोट करते थे। और जो मोदी का एक नज़रिया है फाशिज़म का और हिंदुआता का जो उसका नज़रिया है, उसके ख़िलाफ़ वो बोलते थे। और वो चाहते थे कि भारत का जो है वो एक लिबरल इमेज, एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने जाए। लेकिन आज उस आवाज़ को बंद कर दिया गया है। ट्विटर पर उनका अकाउंट जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। ये यकीनन जो भारतीय सरकार है उनकी जानिब से इनके ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट किया गया होगा, जिस पर ट्विटर की जानिब से ये एक्शन लिया गया है। हमें ये लगता है कि जैसे फेसबुक और ट्विटर जो है वो भी उन्होंने दोहरा मियार अपनाया हुआ है कि फेवरेटिज़म का जो है उनमें भी ये एलिमेंट पाया जाता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो अकाउंट्स की डिटेल दी गई कि ये वो अकाउंट हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और नफ़रत पर मबनी मवाद को वो फैला रहे हैं ट्विटर के ज़रिए, तो उनके ख़िलाफ़ तो कोई एक्शन नहीं किया जाता। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारतीय सरकार जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर अशोक सवामी के ख़िलाफ़ जब जाती है तो उनका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। इस तरह हमने देखा कि जब खादिम रिजवी का ये जो अभी उनकी वफ़ात हुई है, या इससे पहले जब वो यहाँ पर धरना लेकर आए थे, तो उस दौरान भी जब कुछ लोगों ने ट्विटर पर पोस्ट की या फेसबुक पर स्पेशली पोस्ट की, तो उनका अकाउंट जो है किसी का 1 दिन के लिए रिस्ट्रिक्ट हो गया, किसी का 10 दिन के लिए रिस्ट्रिक्ट हो गया। और इससे पहले जब कश्मीर में एक भारत ने आईनी तरमीम लाई थी, तो बड़ी तादाद में लोगों ने जो वहाँ पे मुजाहिद नौजवान मुजाहिद जो शहीद हुए थे बुरहान वानी, उनकी तस्वीर को जो है वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाया था। उस वक्त फेसबुक की जानिब से कई लोगों की आईडीज़ जो हैं वो ब्लॉक कर दी गई थी। और अभी भी रिसेंटली ये हो रहा है कि कोई अगर कश्मीर के हक़ में पोस्ट करता है तो उसको अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, या वो पोस्ट डिलीट कर दी जाती है खुद से ही। तो ये तो आज़ादी इजहार राय ना हुआ ना, कि ये आप एक तरफ का एजेंडा जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे ये बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेशली ट्विटर और फेसबुक, उनको अपनी इस पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए कि अगर वो आज़ादी इजहार राय के नज़रिए पर बिलीव रखते हैं तो वो दोनों तरफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आवाम के सामने लाने दें। आवाम इस वक्त बेहतर समझती है कि कौन जो है वो किस हद तक सच्चाई बयान कर रहा है। दूसरी अहम बात जो नगरोटा इनकाउंटर के हवाले से सामने आई है, वो लगता है कि भारतीय मीडिया ने जो है वो एक टेबल स्टोरी घड़ी है, क्योंकि उसमें कोई ठोस बात नज़र नहीं आ रही कि आप एक लाइन की एक स्टोरी को जो है ना इतनी लंबी पैडिंग करके वो आप पेश कर रहे हैं। और वो लाइन भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहा यह गया है कि जब नगरोटा इनकाउंटर हो रहा था तो उसी दौरान पाकिस्तान में जो जैश के सरबराह हैं, सेक्रेटरी इन चीफ हैं, रऊफ़ अस्कर का नाम कहा गया है कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर में अपने साथियों से रब्ता करके उन्हें कहा है कि अब आपके लिए हमें जो आइटम सप्लाई है उसमें मुश्किल पेश आ रही है। क्योंकि इससे पहले भी भारतीय मीडिया का ये दावा है कि जो 31 जनवरी को एक इनकाउंटर हुआ था कि तब भी जैश के कुछ अफराद जो है वो पाकिस्तान से भारतीय हदूद में दाखिल हुए थे और उसके बाद उनको सेम इसी टूल प्लाज़ा के नज़दीक जो है
وہ ایک انکاؤنٹر کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اور اب دوسری بات ہے کہ یہ 4 افراد جو ہے بقول بھارتی میڈیا کے کہ وہ پاکستان سے آئے اور مقبوضہ کشمیر میں جا رہے تھے تاکہ وہاں پہ جو ہے وہ لوکل باڈیز انتخابات کو وہ سبوتاش کر سکیں، لیکن ان کو بھی ان کی مطلوبہ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی ایک انکاؤنٹر میں مار دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ 2 پوائنٹس تھے جو آج اس میں سامنے رکھے گئے ہیں، اور اب بھارت جو ہے وہ لگتا ہے کہ ان کے پاس وہ جو ایک ڈوزیر کی تیاری کر رہے تھے، اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کو کس طرف لے کے جائیں، کیونکہ آپ کتنا جھوٹ آپ گھڑ سکتے ہیں، جتنا جھوٹ آپ نے گھڑنا تھا وہ آپ گزشتہ 5 دنوں میں گھڑ چکے ہیں۔ اور بھارت کے ترجمان دفتر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 جو پرماننٹ ارکان ہیں ان ممالک کے نمائندوں کو بھی یہ سارا واقعہ بیان کر دیا ہے کہ نگروٹا میں جو کچھ ہوا ہے، جو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بیان کیا، تو اس لیے میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ تو وہ ساری چیزیں انہوں نے ان کے سامنے کہ پاکستان اب بھی بھارتی حدود کے اندر ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں اسلامک تعاون تنظیم کے اجلاس کے حوالے سے، جس میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت نیامے پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کا جو ایجنڈا ہے اس میں بھی ابھی ٹاپ پر ہمیں کہیں بھی کشمیر کا لفظ نظر نہیں آ رہا۔ اس میں پیلسٹائن تو موجود ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اجلاس میں مسلم امہ کو درپیش چیلنجز پر جو ہے وہ بات کی جائے گی، لیکن اس میں باضابطہ طور پر کشمیر کا نام جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا۔ صرف یہ کہا گیا ہے کہ جو روہنگیا مسلمانوں کا عالمی عدالت انصاف میں کیس چل رہا ہے، اس حوالے سے فنڈز کیسے جمع کرنے ہیں، اور کلچرل اور سیولائزیشن اور بین المذاہب ہم آہنگی کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی اس اجلاس میں بات چیت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ افریقی ممالک جو OIC کے رکن ہیں ان کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی، لیکن کشمیر کا نام نہیں ہے، صرف یہ کہا گیا ہے کہ مسلم امہ کو درپیش چیلنجز سے بات کی جائے گی۔ ظاہری بات ہے جب شاہ محمود قریشی وہاں پر ہوں گے تو کشمیر کے حوالے سے بات تو ضرور ہوگی، لیکن کیا اس لیول پر پہنچے گی OIC کے پلیٹ فارم سے ایک متفقہ آواز بلند کی جائے کشمیر کے حق میں؟ 27 اور 28 نومبر کو یہ اجلاس ہونا ہے، تو 28 نومبر کی شام کو یا 29 کو یہ اس کا اعلامیہ جو ہے متفقہ وہ جاری ہو جائے گا۔ پھر ہم اس پر بھی مزید ڈسکس کریں گے کہ کشمیر جو ہے وہ اسلامک تعاون تنظیم کے ایجنڈے پر کیوں نہیں آ رہا، اور آخر کب تک کشمیریوں کے ساتھ خود اسلامی دنیا جو ہے وہ اس طرح کا سلوک روا رکھے گی۔ تھینک یو سو مچ۔